नमस्कार। मेरठ की हवाओं में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी तैर रही है। भामाशाह पार्क में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की राम कथा का भव्य आयोजन हुआ था। मंच चमचमा रहा था, विशाल पंडाल खड़ा था, हजारों लोग उमड़े थे और माहौल पूरी तरह धार्मिक आस्था से सराबोर दिख रहा था। लेकिन जैसे ही कथा खत्म हुई, उसी मंच के पीछे से एक ऐसी कहानी निकल करके सामने आई जिसने पूरे आयोजन की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए। गाजियाबाद के टेंट कारोबारी अनुज अग्रवाल उसी आयोजन के असली कारीगरों में से एक थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ पंडाल, साज सज्जा और इंतजाम खड़ा किया था। सौदा तय हुआ था 87 लाख का। मगर जब कथा समाप्त हुई तो उनके हाथों में सिर्फ 45 लाख आए। 42 लाख रुपए का भुगतान अब तक नहीं हुआ। अनुज कहते हैं कि बार बार आयोजकों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब फोन ही नहीं उठता। उनसे बात करना भी बंद हो चुका है। एक दिन वे बकाया मांगने उनके निवास पर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। यहां तक कि स्थानीय वेंडरों का पैसा और उनका सामान भी बकाया के चलते फंसा हुआ है। अनुज अग्रवाल का आरोप है कि यह सौदा महामंडलेश्वर मां लाडली सरस्वती के माध्यम से हुआ था और जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। लेकिन लाडली सरस्वती ने प्रेस वार्ता बुलाकर आरोपों को झूठा करार दे दिया। हमने 60 लाख रुपए दिए और काम के मुताबिक हमने कहा आपने इतना काम किया नहीं है, हमने उनके ऊपर बैलेंस निकाला, 27 लाख रुपए हमको दे दो वापसी। जो ये वापस पैसा देने के चक्कर में ये सारे प्रोपेगेंडा जो है उसमें इसीलिए ये रचा गया है। उनका कहना था कि शुरुआत में अनुज ने 1,21,00,000 का कोटेशन दिया था, मगर मैदान बदलने और काम घटने के बाद जितना काम हुआ उसका भुगतान कर दिया गया है। उल्टा उन्होंने अनुज पर ही बकाया होने का दावा कर दिया है और कहा कि जब पैसे मांगे गए तो अनुज ने कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम लेकर धमकी दी और उन्होंने साफ चेतावनी दी कि वे अनुज पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर अनुज अग्रवाल गलत है तो इतने बड़े आयोजन के बाद स्थानीय वेंडरों तक का पैसा क्यों अटका पड़ा है? और अगर वे सच कह रहे हैं तो फिर धार्मिक आयोजनों के नाम पर व्यापारी को क्यों ठगा गया? और क्या ये विडंबना नहीं है कि जिस आयोजन में मंच से हिंदू समाज की रक्षा और हिंदू खतरे की बात कही गई, वही उसी आयोजन में एक हिंदू व्यापारी खुद अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। बता दीजिए। मेरा नाम अनुज अग्रवाल है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम एबी क्रिएशन एक्टिविटी है। विक्टोरिया पार्क में जो ये कथा का आयोजन था, रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, उसके लिए मैं मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे न फोन उठा रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं और न ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी वेंडर थे जिनसे मैंने लोकल सामान यहाँ पे खरीदा था मेरठ के अंदर, वो लोग मेरा माल रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे और मेरे को और मेरे बेटे को, मेरे कर्मचारियों को यहाँ पे रोका गया है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके मेरा भुगतान कराया जाए और जिससे मैं अपने वर्करों समेत अपना सामान यहाँ से वापस ले जा सकूं। कोई प्रेशर भी डालनी है माता जी, कोई धमकी दे रही है आपको? उनके अंगरक्षकों ने, जो गनर साथ में रहते हैं, वो उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, संपर्क साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया और न ही वो मेरा फोन उठा रही है। और इसी कथा में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह डाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। मंच से उन्होंने हिंदुओं के पलायन, मुस्लिम आबादी के बढ़ने और धार्मिक असंतुलन पर चिंता जताई और उनका यह बयान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेमोग्राफी परिवर्तन वाली चेतावनियों से जुड़ता है।
मोदी पहले ही कह चुके हैं कि घुसपैठ और जनसंख्या का असंतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह महज धार्मिक चिंता थी या फिर चुनावी एजेंडा तय करने की राजनीतिक रणनीति थी। पश्चिमी यूपी की तस्वीर सबके सामने है। कई जिलों में मुस्लिम आबादी 30 से 40% तक पहुंच चुकी है। कैराना, संभल और कासगंज से हिंदुओं के पलायन की खबरें राष्ट्रीय स्तर तक सुर्खियां बन चुकी हैं। लेकिन क्या इस संवेदनशील मुद्दे को मंच से मिनी पाकिस्तान कहकर उछालना उचित है? और इससे आम जनता में कौन सा संदेश गया? क्या यह समाज को सावधान करने का प्रयास था या फिर हिंदू मुस्लिम खाई को और चौड़ा करने की सोची समझी चाल थी? रामभद्राचार्य का यह बयान योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए भी एक तरह की चुनौती है। और अगर वास्तव में पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका है तो यह सीधा सवाल योगी सरकार की नीतियों पर उठता है। लेकिन यहां भी एक अजीब स्थिति है। कथा में हिंदू पलायन और असंतुलन का जिक्र हुआ, मगर व्यापारी का बकाया अटका। मंच पर हिंदू हित की बातें हुई, लेकिन मंच के पीछे एक हिंदू कारोबारी को ठगा गया और सरकार वो मानो आंखें मूंदे बैठी है। न व्यापारी की पुकार पर कोई सुनवाई हो रही है और न नफरत भरे बयानों पर कोई रोक टोक है। जिम्मेदार अधिकारी कान में रुई डालकर और मुंह पर टेप चिपकाए खामोश है। सवाल उठता है कि क्या धार्मिक मंचों को राजनीति का हथियार बनाने की छूट सरकार ने खुद दे रखी है? और क्या चुनावी फायदे के लिए ऐसे आयोजनों से निकली नफरत भरी आवाजों पर जानबूझकर चुप्पी साध ली जाती है? और आखिर में यही तस्वीर उभरती है कि मेरठ की यह राम कथा सिर्फ आस्था का आयोजन नहीं थी, बल्कि करोड़ों के सौदों और राजनीति की रणनीति का भी हिस्सा थी। मंच पर धर्म की रक्षा का संदेश और पीछे सौदेबाजी और व्यापारी की चीख। खुले मंच से मिनी पाकिस्तान का नारा और अंदर ही अंदर चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश। सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या यह सचमुच धर्म की सेवा थी या फिर धर्म की आड़ में राजनीति और कारोबार का खेल था? और अगर ऐसा है तो हिंदू खतरे में कहकर आखिर किसे सुरक्षित किया जा रहा है? और हिंदू समाज को या फिर राजनीति के उस एजेंडे को जो हर चुनाव से पहले नया रूप धरकर सामने आ जाता है। और अब तक आवाज उठती थी कि हिंदू खतरे में है भाई, और हर बार निशाना मुस्लिम समाज की ओर किया जाता था। लेकिन यहां तो ठगा गया व्यापारी और उसके साथी हिंदू ही थे। तो सवाल यह है कि खतरा आखिर किसे है और किससे है? अगर हिंदू ही ठगे जाएं तो मुसलमानों को दोष देकर हासिल क्या होगा? और यह साफ दिखता है कि हिंदुओं को डर दिखाकर उनके विश्वास के नाम पर खेल खेला जाता है और उनकी आस्था को ही कारोबार में बदल दिया जाता है। और आखिर कब तक इन हिंदुओं को डर दिखाकर मूर्ख बनाया जाता रहेगा? यही असली सवाल आज समाज के सामने खड़ा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।